नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों के प्रबंधन प्रकरण पर चर्चा करेंगे। विगत सत्रों में हम लोगों ने इस बात को जानने का प्रयास किया कि शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन क्या होता है। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन को जानते समय हम लोग इस बात से अवगत हुए कि वास्तव में प्रबंधन किसी भी संस्थान के पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता से अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का समुचित तरीका है। किसी भी संस्थान, वो चाहे शैक्षिक संस्थान हो, सामाजिक संस्थान हो या अन्य संस्थान हो, उन संस्थानों में भौतिक संसाधनों के साथ ही साथ मानवीय संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मानवीय संसाधन आपसी संबंधों को बेहतर बनाते हुए अपने कार्यों, दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन करते हुए उस संस्थान के, उस संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। आज हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी शैक्षिक संस्थान, विद्यालय या अन्य शिक्षा से संबंधित संगठनों में किस प्रकार ये मानवीय संसाधन कार्य करते हैं और इन्हें कैसे और बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। मानवीय संसाधन को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से स्पष्ट किया है। श्री ओपी शर्मा इस संबंध में कहते हैं कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। यानी इनके वक्तव्य से स्पष्ट है कि शिक्षा के संबंध में मानवीय संसाधन किसी भी विद्यालय से संबद्ध मानव, वो चाहे शैक्षणिक कार्यों में संलग्न हो या गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न हो, उन सभी लोगों से सहयोग प्राप्त करते हुए उस विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करना और उस विद्यालय के उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए समाज और राष्ट्र की जो भी उस विद्यालय से, उस संस्थान से आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करना ही मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। ऐसी ही एक परिभाषा प्रोफेसर एस.के. दुबे जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान किए जाते हैं तथा उनका मार्गदर्शन करके उनका संपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। यानी ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी संगठन में कार्य करने वाले सभी मानवीय संसाधन, सभी लोग, सभी कर्मचारी, उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं और उन योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार जब उन्हें कार्य प्रदान किया जाएगा, उनका समुचित मार्गदर्शन किया जाएगा, तो उनकी जो कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता को अधिक से अधिक उपयोग करते हुए उस संस्थान का, उस विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी। मानवीय संसाधन के रूप में जब हम विद्यालय में उसके प्रबंधन की बात करते हैं तो इसके लिए इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं।
और वो विशेषताएं ही इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि मानवीय संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन संभव हो पाता है। किसी भी विद्यालय में कार्य करने वाले अध्यापक या गैर शैक्षिक स्टाफ, इनकी कार्य क्षमता, इनकी योग्यता अलग अलग होती है और जब तक उनको उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं दिया जाएगा तब तक हम उनका अधिक से अधिक उपयोग नहीं कर सकते। तो मानवीय संसाधन के प्रबंधन की सबसे प्रमुख विशेषता है कि किसी भी विद्यालय में जितने भी अध्यापक हों या अध्यापक से इतर व्यक्ति कार्य करने वाले हों, उनको उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाए। यानी कि कार्य विभाजन किया जाए तो उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि योग्यता अनुसार ही सबको कार्य मिले। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कार्य क्षमता का बोध होता है। जब व्यक्ति को अपनी कार्य क्षमता का ज्ञान होता है तो वह और बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन करता है। तो मानवीय संसाधन की विशेषता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को उनकी अपनी कार्य क्षमता का बोध कराना भी होता है। यानी उससे इस बात का ज्ञान कराना होता है कि हम हमारे अंदर कौन सी क्षमताएं निहित हैं, मैं कौन सा कार्य बेहतर तरीके से कुशलता पूर्वक कर सकता हूँ। जब व्यक्ति यह जान जाता है तो उस कार्य को और लगन से और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा ही विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में शिक्षा सक्षम हो पाती है। किसी भी विद्यालय से समाज की और लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ये जरूरी होता है कि उस विद्यालय के मानवीय संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। उत्तम शिक्षा का अभिप्राय है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए, समय काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, जैसी शिक्षा की जरूरत हो वैसी शिक्षा बालक को प्रदान की जाए और इस कार्य को संपादित करने के लिए किसी भी विद्यालय के मानवीय संसाधनों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक होता है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से व्यक्तियों में मतभेद की संभावना कम हो जाती है। मतभेद की शुरुआत किसी भी संगठन में या विद्यालय में वही होती है जब किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं प्रदान किया जाता है। लेकिन मानवीय संसाधन की नींव ही इस बात पर टिकी हुई होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता कार्य क्षमता के अनुसार कार्य दिए जाए। तो जब किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य दिया जाता है तो आपसी मतभेद की संभावना बहुत ही कम होती है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय की कार्य क्षमता में सुधार होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। उद्देश्य ही यही है मानवीय संसाधन के प्रबंधन का कि उस संस्थान के उद्देश्यों को कितनी आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो किसी भी विद्यालय के संबंध में वहाँ के मानवीय संसाधनों का प्रबंधन करने से उस विद्यालय की कार्यक्षमता और बढ़ती है और बेहतर होती है। उसमें जो कमियां होती हैं उन कमियों में सुधार किया जाता है। विद्यालय में जो भी मानवीय संसाधन है उन मानवीय संसाधनों को कुछ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और जिसे हम कह सकते हैं कि ये विद्यालय के मानवीय संसाधनों के अंग हैं, जिनमें प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय ये महत्वपूर्ण है। अब इन अंगों पर एक एक अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। यदि मानवीय संसाधन के रूप में
प्रधानाध्यापक की बात की जाए तो किस रूप में वो मानवीय संसाधन के रूप में कार्य करता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसका क्या कार्य है, वो कैसे उस विद्यालय की कार्य क्षमता को बेहतर कर सकता है। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रधानाध्यापक की जो भूमिका होती है वो बहुआयामी होती है। वह कभी किसी अध्यापक की उपस्थिति में कक्षा में अध्यापक की भूमिका में रहता है, एक प्रशासक के तौर पर पूरे विद्यालय में कार्य करता है, तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में वह अपने विद्यालय का नेतृत्व करता है। विभिन्न शैक्षिक नीतियों को निर्धारित करते समय भी वह अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस रूप में देखा जाए तो प्रधानाध्यापक की जो भूमिका होती है वह बहुआयामी होती है। सुगमकर्ता के रूप में प्रधानाध्यापक भी कार्य करता है। सुगमकर्ता का अभिप्राय है कि उस विद्यालय में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों, अन्य शिक्षकों के सम्मुख आने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए वह समाधान भी प्रस्तुत करता है। वह विभिन्न समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। कुशल प्रेरणादायक, वह अपने कार्य प्रदर्शन द्वारा, वह अपने कार्यों द्वारा उस संस्थान में कार्य करने वाले विभिन्न अध्यापकों के लिए प्रेरणादायक होता है। नेतृत्व की क्षमता, प्रधानाध्यापक पूरे विद्यालय का नेतृत्व करता है। वह पूरे विद्यालय को एक सही दिशा की तरफ अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। उस विद्यालय में, उस विद्यालय के सम्मुख जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी कठिनाइयां होती हैं, उनको दूर करने के लिए वह प्रयास करता रहता है। मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता के रूप में प्रधानाध्यापक किसी भी विद्यालय में कार्य करने वाले विभिन्न अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। और ये प्रधानाध्यापक ही एक माध्यम होता है जिससे कि आपसी संबंध और बेहतर बनते हैं अध्यापकों के, जिससे कि वो पूरी कुशलता के साथ कार्य कर सकें और पूरी कुशलता के साथ कार्य करते हुए उस विद्यालय के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधक के रूप में प्रशासनिक कार्यों में प्रधानाध्यापक की विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह पूरे विद्यालय के लिए प्रशासक का कार्य करता है और साथ ही साथ समय प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में किन कार्यों को कब कैसे वरीयता क्रम के किस क्रम पर संपादित किया जाना है, ये सभी चीजें वह निर्धारित करता है और उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास करता रहता है। शिक्षक के बारे में बात किया जाए तो वास्तव में देखा जाए तो शिक्षक पूरे विद्यालय में एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जो बालक के लिए जितनी भी प्रकार की उसके विकास से संबंधित गतिविधियां संपादित करनी होती है वह संपादित करता है। तो शिक्षक पूरे विद्यालय का मानवीय संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक की महत्ता को विभिन्न विद्वानों ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से स्पष्ट किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षक के संबंध में कहा है कि एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। यानी एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। तो वो ये अपने इस वक्तव्य के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षक वास्तव में दूसरे दीपक को जलने में सहायता तो करता है,
लेकिन वह अपने प्रकाश को तभी बनाए रख सकता है जब वह खुद जलता हुआ हो, यानी कि खुद प्रयासरत हो, खुद अध्ययनशील हो। तो ये शिक्षक के एक महत्वपूर्ण गुण की तरफ संकेत किया गया है इसमें कि शिक्षक को लगातार अध्ययनशील रहना चाहिए, तभी वह किसी भी बालक को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, उसके लिए समुचित शिक्षण व्यवस्था कर सकता है। एक महत्वपूर्ण वक्तव्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है कि समाज में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। वास्तव में देखा जाए तो ये एक शिक्षक की रूप में उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके क्या कार्य हैं और उसका समाज में और किसी भी राष्ट्र में क्या स्थान है, इन सभी बातों को उनका ये वक्तव्य स्पष्ट कर रहा है। ये कह रहे हैं कि एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी तक जो भी परंपराएं, ज्ञान, कौशल, संस्कृति, सभ्यता हस्तांतरित होती है, उस हस्तांतरण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जिस प्रकाश को प्रज्वलित करने की बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि एक जलने वाला दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, तो उस प्रकाश के संबंध में ये कहते हैं कि किसी भी समाज की सभ्यता और संस्कृति का जो प्रकाश होता है उसको प्रज्वलित रखने में शिक्षक ही सहायता कर सकता है। यानी कि ये जो दोनों वक्तव्य हैं वो शिक्षक की महत्ता को बता रहे हैं और इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वास्तव में पूरे विद्यालय में जो मानवीय संसाधन है, उन मानवीय संसाधनों में बालक के लिए तो सभी गतिविधियां आयोजित ही की जाती हैं, लेकिन उन गतिविधियों को आयोजित करने में शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इस बात को जानने का प्रयास किया जाए कि शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होना चाहिए वो कि अध्यापक को छात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब तक छात्र के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक वो अपने कार्य में न तो रुचि ले पाएगा, न ही विद्यार्थियों के विकास के लिए वो कोई प्रयास कर पाएगा। तो यदि अध्यापक छात्र प्रेमी है तो वह विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के विकास के लिए, उनकी सर्वांगीण प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए वह रुचिपूर्वक कार्य करेगा और जो भी कठिनाइयां आएंगी उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहेगा। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। व्यक्तित्व का अभिप्राय यहाँ पर केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस से, मतलब केवल बाह्य व्यवहार से नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार के जो अन्य पक्ष हैं, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक अन्य पक्ष हैं, उन सभी पक्षों का समग्र रूप बताने का प्रयास किया जाता है व्यक्तित्व के माध्यम से। तो जब किसी भी अध्यापक के व्यक्तित्व के बारे में बात किया जाता है तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि वो जो उसके अंदर जो गुण हो, वो चाहे बौद्धिक गुण हो, सामाजिक गुण हो, संज्ञानात्मक गुण हो, ये इन सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए उसे। जब तक इन सभी पक्षों के संबंध में संतुलित गुणों से युक्त नहीं होगा, वो तब तक न तो छात्रों से वो आदर प्राप्त कर सकता है, न ही स्नेह प्राप्त कर सकता है, न ही छात्रों के लिए वह निर्देशन दे सकता है, न ही उनका मार्गदर्शन कर सकता है, न ही उनकी कोई सहायता कर पाएगा। तो ये बात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। अध्यापक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए।
जैसा जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने व्यक्तित्व के अंतर्गत ही ये समाहित होता है कि शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, संवेगात्मक, इन सभी गुणों से गुणों के मामले में वह एक संतुलित व्यक्ति हो। तो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। जब तक वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, वह अपने बालकों का, अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी भी अध्यापक को समाज के अंतर्गत स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका अभिप्राय ये है कि समाज की जो भी अच्छी बातें हैं, उन बातों के प्रति सराहना पूर्वक दृष्टिकोण होना चाहिए। जो भी गलत रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों के प्रति विरोध का भाव होना चाहिए। सभी व्यक्तियों, सभी बालकों के लिए समानता का भाव होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो उसे, उसके दृष्टिकोण को स्वस्थ बनाती हैं। यानी कि वह मानवतावाद से प्रेरित हो, यानी कि सभी बालकों को बालक समझे, वो किसी भी आधार पर उनमें विभेद न करे, समाज के किसी भी लोगों में वो किसी भी आधार पर विभेद न करे। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण अध्यापक के अंदर होना चाहिए। अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होने की आवश्यकता पर इसलिए जोर दिया जाता है जिससे कि वह बालक की अंदर निहित विभिन्न क्षमताओं को समझ सके। जैसे कि उस बालक की रुचियां क्या है, अभिक्षमता क्या है, क्षमताएं क्या है, क्या योग्यताएं, उसके व्यक्तित्व के विभिन्न गुण क्या क्या हैं, इन सभी बातों को वह तभी समझ सकता है जब उसे मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होगा। और बिना इन सभी क्षमताओं को जाने हुए वह बालक को उचित रूप से मार्गदर्शन नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अध्यापक अध्ययनशील होना चाहिए। जैसा कि अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के वक्तव्य की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ये कहा है कि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। यानी कि जब तक अध्यापक अध्ययनशील नहीं होगा, वह अपने ज्ञान को अद्यतन नहीं करेगा, वह बालक को अद्यतन ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता। तो इसलिए अध्यापक को लगातार अध्ययनशील होना चाहिए। अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जब तक उसमें आत्मसम्मान की भावना नहीं होगी, तब तक वह अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक वह निर्वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए यह अध्यापक के अंदर इस गुण की विशेष रूप से अपेक्षा रखी जाती है कि वह अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होगा। उसे गर्व होगा कि मैं अध्यापक हूं। अध्यापक में सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। जब तक अध्यापक सहनशील नहीं होगा, तब तक वह बालक की जिज्ञासा को शांत ही नहीं कर पाएगा, बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं कर पाएगा। और जब तक बालक के अंदर जिज्ञासा नहीं उत्पन्न कर पाएगा, तब तक बालक को इस दुनिया को समझने में कोई सहायता नहीं प्रदान कर पाएगा वो। तो इसलिए इस बात की, इस गुण की उसके अंदर अपेक्षा रखी जाती है कि अध्यापक सहनशील होगा, उसके अंदर सांवेगिक स्थिरता होगी, वह छोटी छोटी बातों पर, बालक की छोटी छोटी गलतियों पर झल्लाएगा नहीं, गुस्साएगा नहीं, क्रोधित नहीं होगा। अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए। अध्यापक को प्रशिक्षित इसलिए होना चाहिए कि जो शिक्षण का कार्य है, उस शिक्षण के कार्य को कला के साथ ही साथ विज्ञान भी माना जाता है। तो उसे बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों को, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का ज्ञान होना उसे अत्यंत आवश्यक है।
और इन शिक्षण विधियों का, इन शिक्षण तकनीकों का तभी ज्ञान होगा जब उसे उचित रूप से प्रशिक्षण दिया गया होगा। अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए। जब तक अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक नहीं होगा, वह बालक के लिए प्रयोगात्मक बनने के लिए उसे उसे अपने हर सिद्धांतों को, हर बातों को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करने के लिए प्रेरित ही नहीं कर पाएगा। और जब तक बालक अपने सैद्धांतिक ज्ञान को वह प्रयोग के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उसे परखेगा नहीं, तब तक उस पुस्तकीय ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं। तो इसलिए अध्यापक का जो दृष्टिकोण होना चाहिए प्रयोगात्मक होना चाहिए। अध्यापक में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता होनी चाहिए। आवश्यक। कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, वह किन भूमिकाओं में कौन कौन से कार्य कक्षाओं में संपादित करता है, इस रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षक एक प्रबंधक एवं प्रशासक भी होता है। वह अपनी कक्षा का प्रबंधन करता है, वह अपनी कक्षा के लिए प्रशासक का कार्य करता है। वह अपनी कक्षा में विभिन्न संसाधनों को नियोजित करता है, वह अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाता है। इस रूप में वह प्रबंधक के रूप में होता है अपनी कक्षा में। शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ के रूप में होता है। शिक्षक से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वह अपने विषय के संबंध में गहरी पकड़ रखे, वह बालक की विभिन्न जिज्ञासाओं की संतुष्टि कर सके। तो वह अपने विषय के संबंध में वह विशेषज्ञ की भूमिका में होता है। शिक्षक एक निर्देशक के रूप में होता है। शिक्षक बालक के लिए एक मार्गदर्शक होता है, वह उसे दिशा निर्देश देता है, वह उसकी क्षमताओं को परखता है, उसके गुणों को, उसकी रुचियों को जानता है और उनके अनुरूप वह उसे निर्देशन प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक एक निर्देशक के रूप में भी होता है। छात्रों का हितैषी और मित्र की भूमिका में भी शिक्षक होता है। विद्यालय में शिक्षक ही सबसे ज्यादा छात्रों का हितैषी होता है और साथ ही साथ बालक के लिए वह मित्र की भूमिका में होता है। जब तक वह मित्र की भूमिका में नहीं होगा, तब तक वह बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को नहीं समझ पाएगा और वह बालक को समुचित दिशा निर्देशन नहीं प्रदान कर पाएगा। छात्रों के लिए एक आदर्श अध्यापक को न केवल छात्र ही बल्कि पूरा समाज भी एक आदर्श के रूप में मानता है। यानी एक अध्यापक से एक अपेक्षा रखी जाती है कि वह अपने जीवन में ऐसे ही आचरण का प्रदर्शन करेगा जैसा वह अपने छात्रों से अपेक्षा रखता है। और छात्र अपने जीवन में अनुकरण की जाने वाले विभिन्न गुणों को प्राप्त करने के लिए अध्यापक को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में लेते हैं। यानी कि बालक के लिए जो अनुकरण की जाने वाली चाहे वो मूल्य हो, चाहे अपने जीवन के का रहन सहन तौर तरीका हो, उस रूप में अध्यापक एक आदर्श के रूप में उनके सामने उपस्थित होता है।
छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना, वह अपनी कक्षा का, अपने छात्रों का नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में, शिक्षक जब तक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में नहीं होगा, अनुसंधानकर्ता के रूप में नहीं होगा, ज्ञान की नई नई बातों को, नए नए ज्ञान को वह खोजने के लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं होगा, अपने विषय में बालक की समस्त जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये शिक्षक से इसकी भी अपेक्षा रखी जाती है कि वह एक कुशल शोधकर्ता भी होगा। मानवीय संसाधन के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण अंग छात्र है, जो मानवीय संसाधन के अंग के रूप में भी है और साथ ही साथ पूरे विद्यालय का केंद्र बिंदु भी है, क्योंकि पूरा विद्यालय का अस्तित्व ही छात्र के लिए है, बच्चों के लिए ही है। विद्यालय की सभी गतिविधियां जो संपादित की जाती हैं, छात्र को केंद्र बिंदु मानकर ही संपादित की जाती है। तो इसलिए छात्र विद्यालय का केंद्र बिंदु तो होता ही है, साथ ही साथ वह मानवीय संसाधन के रूप में भी कार्य करता है। किस प्रकार मानवीय संसाधन के रूप में कार्य करता है? उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि सभी विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के हाउस बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप के, उस हाउस के लीडर की नियुक्ति की जाती है, उसमें लीडर बनाया जाता है जो सबसे सक्रिय बालक हो, सबकी सहायता कर सके, सबका नेतृत्व कर सके। ऐसे गुणों से संपन्न बालक को उन सभी हाउसों का या उन ग्रुपों का अध्यक्ष बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है, कैप्टन बनाया जाता है, और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं विभिन्न प्रकार के कामों को संपादित करने के लिए उस हाउस से संबंधित। ऐसे ही विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की समितियां भी बनाई जाती हैं जिसके सदस्य बच्चे ही होते हैं। वो चाहे विद्यालय के स्वच्छता से संबंधित बातों को ध्यान रखने के लिए स्वच्छता समिति बनाई जाए, किसी भी आगंतुक का स्वागत करने के लिए स्वागत समिति बनाई जाए, विद्यालय में खेल कूद आयोजन के संबंध में खेल कूद समिति का निर्धारण किया, खेल कूद समिति बनाई जाती है। ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए सांस्कृतिक समिति बनाई जाती है। मध्याह्न भोजन योजना के पर निगरानी रखने के लिए मध्याह्न भोजन योजना समिति बनाई जाती है, और इन समितियों में बालकों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इन समितियों में बालक ही अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, या अन्य कार्यों के लिए अन्य उसमें पद सृजित किए जाते हैं और अन्य अलग अलग जिम्मेदारियां बालकों को दी जाती है। इस रूप में देखा जाए तो बालक एक मानवीय संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। उनके लिए तो सभी क्रियाएं आयोजित ही होती हैं, लेकिन अपने लिए आयोजित होने वाली क्रियाओं को भी वो प्रबंधित करते हैं। समुदाय की बात की जाए, समुदाय किस रूप में मानवीय संसाधन की भूमिका का निर्वहन करता है विद्यालय में? तो वास्तव में देखा जाए तो कोई भी समुदाय जो होता है वो विद्यालय से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, और विद्यालय की स्थापना भी समुदाय करता है। वह उससे विभिन्न अपेक्षाओं को रखते हुए, विभिन्न उम्मीदों को रखते हुए उन विद्यालयों की स्थापना करता है। तो समुदाय किस रूप में संसाधन के तौर पर कार्य करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस विद्यालय के का प्रबंधन करने के लिए उस समुदाय से विभिन्न अभिभावकों के बीच से कुछ अभिभावकों का चयन करके उस विद्यालय के प्रबंध करने के लिए समिति बनाई जाती है। शिक्षक और अभिभावकों का संगठन बनाया जाता है। माताओं का समूह बनाया जाता है, जिससे कि विद्यालय में उन बालकों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को वो की मॉनिटरिंग कर सकें वो।
उन्हें विद्यालयों को उचित सलाह दे सकें या विद्यालय के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने में भी वो सहायता कर सकें। वास्तव में अलग अलग बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से समुदाय की जो भूमिका होती है विद्यालय प्रबंधन समिति के रूप में होती है। वर्तमान में सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का चयन किया जाता है। इसके सदस्य अभिभावकों और विद्यालय के संबंध में उस विद्यालय के विकास के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं बनाते हैं। कार्य योजनाओं को उच्च अधिकारियों तक प्रेषित किया जाता है और उच्च स्तर से इन विद्यालय विकास कार्य योजनाओं को करने के लिए अन्य वित्तीय संसाधन भी विद्यालयों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो विद्यालय के संगठन के रूप में समुदाय अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय में निभाता है। शिक्षक अभिभावक संघ के रूप में शिक्षकों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याएं या बातों की संबंधित या अध्यापक या अभिभावक के सम्मुख आने वाली बालक की संबंधित विभिन्न समस्याओं को अध्यापक सम्मुख रखने का माध्यम होता है। शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे के बालकों के संबंध में बातें करते हैं, उनका और बेहतर विकास करने ऐसी जिम्मेदारियों को विद्यालय की अपेक्षा रखते करने आयोजित करना बातों पर विभाजन से देखा जाए तो समुदाय विद्यालय के प्रबंधन में विद्यालय समुदाय को अपने आने वाली लेता रहता है। समुदाय से क्या क्या अपेक्षाएं रखी जाती है विद्यालय द्वारा बात किया जाए तो बालक बालिकाओं के नामांकन का यानी कि कोई भी बच्चा सीख न पाए पढ़ने से सभी बच्चों का नामांकन समुदाय का जो भी बच्चे विद्यालय की पूर्व विद्यालय विद्यालय समाज के लोगों का बालिका शिक्षा के संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बालिकाओं समुदाय का विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की साफ सफाई बनाने के लिए समुदाय के लोगों को विद्यालय की सहायता लेती है। विद्यालय के बच्चों की छात्रवृत्ति ये भी अन्य प्रदान किया जाता है। इसे धन को खर्च करने के लिए समुदाय लोगों को जागरूक करने का कार्य विद्यालय की सफाई रखरखाव में भी विभिन्न प्रकार
विद्यालय में जो आयोजित की जाती है करने के लिए सभी वस्तुओं भावकों की लकड़ी करके समुदाय का सहयोग जन समुदाय द्वारा विद्यालय के और भी आकर्षक बनाने के लिए प्रयास बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। पौधों को लगाया जाए, वृक्ष लगाया जाए या और भी बहुत सारे सहयोग समुदाय से प्राप्त किए जा सकते हैं और समुदाय प्रदान भी करता है। जो भी साधन विद्यालय में है सबका जिम्मेदारी भी निभाता है। बातों के माध्यम से हम लोग बात पर प्रकाश डालने की वास्तव में विद्यालय में कौन कौन से मानवीय संसाधन कार्य करते हैं और इन सभी मानवीय संसाधनों की क्या भूमिका है, दायित्वों को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है।